नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कल के ओरिएंटेशन के बाद आप लोगों ने उम्मीद है मुझे कि थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत सोचा होगा कि अप्रोच किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि द सिविलोहॉलिक सिविल स्पिरिट प्रोग्राम के द्वारा आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट करेगा या जनरेट करने का प्रयास करेगा। तो उसी दिशा में हमने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट्स के फैक्ट, कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि कल हम पहला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ थोड़ा-सा ये समझने, यहाँ पर ये निर्णय लेने में थोड़ा-सा आसानी रहेगी। जब आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपके पास रहता है, तो निर्णय लेने में थोड़ी आसानी रहती है। तो पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज की क्लास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक अप्रोच को लेकर के है कि हम कैसे आखिर इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। भाई, सबसे पहली चीज कि इसके पहले भी दो चीजें हैं। एक है हमारा एंशियंट इंडिया, एक है मिडवल इंडिया, और ये है हमारा मॉडर्न इंडिया। ठीक? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये मॉडर्न क्यों है, आधुनिक। इसे हम आधुनिक या मॉडर्न क्यों कह रहे हैं? ठीक है? दूसरी चीज, इसका जो समय सीमा है, ये समय सीमा है 1707 के बाद से लेकर के 1947 तक लगभग, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। 1947 के स्थान पर इसे हम थोड़ा सा और वर्तमान के हिसाब से बढ़ा लें और इसे हम 1991 तक लेकर के चले जाएं, जहां से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। तो भी आप देखेंगे कि 1947 के बाद के अभी तक का जो इतिहास है, 1991 तक तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी कंटेम्प्रेरी चीजें चल रही हैं। लेकिन इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता के उपरांत भारत, या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। और 1707 से 1947 का जो हमारा दौर है, इसे हम कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और 1947 के बाद एक बड़ा चेंज आता है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, तो ये 1950 रहेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो हमारी टाइम लाइन है, वो आप समझ लीजिए कि 1707 से लेकर के और 1950 तक का जो इतिहास है, वो हम इसमें कवर करेंगे। इसी में हम एक सेगमेंट और कवर करेंगे, जिसे प्रायः पॉलिटी के पहले चैप्टर के रूप में जाना जाता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट या जितने चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब भी हम समझेंगे। क्योंकि जब हम हिस्ट्री में उन सब्जेक्ट्स, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमारी आईसाइट थोड़ा सा ज्यादा रहेगी कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसके वजह से रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए गए। ठीक है? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली चीज तो भाई, ये आधुनिक क्यों है, शब्द आधुनिक का क्या अर्थ है, भारत के संदर्भ में इसे आधुनिक कहना उचित होगा या नहीं। ठीक है? ये सारी चीजें हम समझेंगे और अप्रोच को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसी टर्म पर बात करते हैं कि आखिर ये मॉडर्न या जो आधुनिक शब्द है, इसका क्या अर्थ है। पहली बात तो ये क्या है, व्हाट, और दूसरी बात व्हाई, क्यों। ठीक है? अब आप समझिए थोड़ा सा इसको। वेस्टर्न मतलब यूरोपियन हिस्ट्री में एक था डार्क एज। इस डार्क एज में चर्च प्लस फ्यूडल लॉर्ड्स की बहुत भूमिका थी, और इन लोगों ने बहुत एकदम एक्सप्लॉयटेशन करके रखा हुआ था जनता का। फिर जनता क्या होती है, क्रूसेड के बाद ये जनता जो है, क्रूसेड 1453 में कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब ऑटोमन एम्पायर का कब्जा होता है, तब उसे क्रूसेड हम कहते हैं। क्रूसेड के बाद यहां पर धीरे धीरे बौद्धिक चेतना जगती है, और आस्था के स्थान पर तर्क प्रभावी होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है, पुराने रिलीजियस जो मान्यताएं थी उन पर क्वेश्चन उठने लगते हैं,
और समानता या इक्वलिटी, लिबर्टी जैसी चीजों पर बात होने लगती है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न या आधुनिक। ठीक है, आधुनिक का ये मतलब, जिसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि अरे बड़का मॉडर्न भइल है। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि कपड़ों से या जो है खाने पीने से चीजों को जज करना, नहीं। मॉडर्न का अर्थ है कि जब आप तर्क, आस्था के स्थान पे तर्क को महत्व देंगे, धार्मिक चीजों के स्थान पर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, और विशेषाधिकारों के जगह पे समानता और स्वतंत्रता की बात होगी। ठीक, तो आप समझिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज कि भाई जो हमारी मान्यताएं हैं उनके स्थान पर तर्क को महत्व। दूसरा कि धार्मिक और सामाजिक रूढ़ के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच जब रहेगा। और तीसरा कि जब प्रिविलेज या विशेषाधिकार के स्थान पर क्या हो जाए, इक्वलिटी या लिबर्टी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इन सब की बात होने लगे, तब हम ये समझते हैं कि अब मॉडर्न स्थिति आ चुकी है। अब आप एक चीज समझो, विचार करिए आप एक चीज पर कि भाई थोड़ा सा समझिए आप 1950 के पहले का भारत। यहां ब्रिटिशर्स प्रभावी हैं, इक्वलिटी नहीं है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, रूल ऑफ लॉ नहीं है, भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी गई, पॉलिटिकल कैदी की उनको वो नहीं मिला, पॉलिटिकल प्रिजनर की सुविधाएं नहीं मिली, तो रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। तो जब 1950 के पहले नहीं है तो हम इसे कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? आखिर हम इसे उपनिवेशी इतिहास क्यों नहीं कहते? हम इसे आधुनिक इतिहास क्यों कहते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री हम क्यों कहते हैं? पहला प्रश्न तो यही है। तो आप सभी लोग जो है वो इसके आंसर्स दीजिएगा, सोचिएगा कि आखिर हम इसे मॉडर्न उपनिवेशी इतिहास क्यों नहीं कहते हैं और आधुनिक इतिहास क्यों कहते हैं। ये प्रश्न आपके सोचने के लिए है, चैट जीपीटी से न सोचिएगा, स्वयं सोचिएगा, और कल मैं इसका आपको जवाब दूंगा कि आखिर उपनिवेशी इतिहास क्यों नहीं कहते, आधुनिक इतिहास क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न क्या है ये समझ लिया है। समय हमारा 1707 से लेकर के और 1950 तक का इतिहास हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि भाई यूपीएससी के लिए क्या और यूपीपीसीएस के लिए इसकी रेलेवेंसी क्या है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते पढ़ते चले जाएं और उसका कोई अर्थ ही ना हो। तो हम थोड़ा सा यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। ये है आपका यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का प्री का सिलेबस। जीएस पेपर 1 के सिलेबस की बात है। कल आप लोगों को सिलेबस मैंने बताया था कि प्री में एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, इसमें सीसैट होता है, ये होता है जीएस। पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स है, और यहां लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब यहां से साफ साफ बता रहे कि दो हिस्से हैं। अगर 10 क्वेश्चन प्री में आ रहा है तो 5 आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, और कट एंड क्लियर है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम नेशनल मूवमेंट पर फोकस ज्यादा करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, और मतलब इन्वायरमेंट है और जनरल साइंस। हिस्ट्री में प्री का सिलेबस केवल यही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट।
तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, 2015 में 8 क्वेश्चन, 2016 में 6 क्वेश्चन, 17 में 7 क्वेश्चन, 18 में 13 क्वेश्चन, 2019 में 6 क्वेश्चन, 2020 में 9 क्वेश्चन, 21 में 7 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन, 2023 में 3, 24 में 2, 25 में 8, 26 में 5। ये प्रश्न आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। 2026 में इस बार एंशिएंट इंडिया का महत्व बढ़ाया गया है एंड कल्चर का। ठीक है, तो जब ये मॉड्यूल आएगा तो हम लोग इसको कवर करेंगे। एक तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब हम थोड़ा सा मेंस के सिलेबस पर बात करते हैं, जो कि यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है। ये है इंडियन कल्चर, सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ये है आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ये 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1757 से। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750। एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था 1757, तो 1750 से लेकर के अंटिल प्रेजेंट आज तक का सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटी और इशू। क्या है भाई? इवेंट का मतलब ये होता है कोई एक इवेंट, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इवेंट है। इशू क्या है? नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और इसमें पर्सन इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? महात्मा गांधी। तो पर्सन, इवेंट और इशू, तीनों चीजों को कवर करना है। फिर है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यहां पर 2 चीजों की बात कर रहा है। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, समझिए इस चीज को थोड़ा सा। फ्रीडम स्ट्रगल को कह रहा है कि भाई डिफरेंट इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। एक तो मॉडरेट है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, इसमें भी 3 फेजेस हैं। एक है हमारा प्री गांधी, दूसरा है हमारा गांधीयन इरा, फिर एक्सट्रीमिस्ट है। एक फेज है जो है वो 1905 से आगे का, दूसरा है 1925 से लेकर के जो है 1932 तक। ठीक है, और कह रहा है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एरिना ऑफ द कंट्री, मतलब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में, आपके पंजाब में, यूपी में, इस तरह से भी हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस आपको समझ में आया। फिर हमारा ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, और ये है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। 18th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ईटीसी, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन तो एक ही आता है, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके डिसीजंस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम कवर करेंगे। फिलहाल हम पहले मॉड्यूल में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे, तो हमको लग रहा है सिलेबस आप लोगों ने कुछ कुछ समझ लिया होगा। स्पेसिफिकली 3 चीजें हैं, इवेंट, पर्सनालिटी और इशू पे ही बात करनी है, और फ्रीडम स्ट्रगल के डिफरेंट स्टेजेस पे। यही 4-5 चीजें हैं जिन पर हमें बात करनी है। अब अगर मेंस के सिलेबस को बात करें, तो मेंस का जो मतलब यूपीपीसीएस का भी सिलेबस लगभग वैसा ही है। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज, इशूज, फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स। तो दोनों ही यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, हमें यह समझना है। अब हम आ जाते हैं, क्या सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये वास्तव में कोई ऐसा लिस्ट ऑफ डेट्स नहीं है कि 1757 में प्लासी हो गई, 1764 में बक्सर हो गया, 1857 में युद्ध हो गया। ये पढ़ने का अप्रोच नहीं है। हमें यह समझना होगा कि 1757 में मोनार्की है, 1950 में हम डेमोक्रेसी हो चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ?
उन 1757 में जनता प्रजा है, सब्जेक्ट, डिसीजन मेकिंग में कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन यही प्रजा 1950 में सिटीजन हो चुकी है और 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कवर कर रही है। तो मोनार्की से डेमोक्रेसी मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट, और सब्जेक्ट से सिटीजन बनने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें कई सारे डेवलपमेंट हुए होंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ होगा भाई, यहां आप देखिए लिखा हुआ है कि रेड फोर्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल ताकत है, मुगलों से कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां से इंडियन पार्लियामेंट, और बन गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पावर किसके पास आ गई? सिटीजन के पास। तो मुगल से सिटीजन तक पावर आने में 1707 से लेकर के 1950 तक का समय लगा है। इस अप्रोच के साथ जब हम कवर करेंगे तब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका होगा। तो अ जर्नी फ्रॉम द मेडुअल इंडिया टू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। नाउ क्लियर what will be our approach to tackle the modern Indian history is to study the every aspect of modern Indian history in such a manner that it is the journey from the medieval India to modern constitutional democracy. Got it? हम इस तरह से पूरे अप्रोच को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसकी जो यात्राएं हैं वो कैसी होंगी आप ये समझिए। केवल इन दो प्रश्नों को आपको समझना है। हाउ डिड द रिचेस्ट सिविलाइजेशन बिकम अ कॉलोनी? भारत जो कि भाई 1750 का भारत 25% जीडीपी दे रहा है, मुगल ताकत है, राजपूत ताकत है, महाराष्ट्र मराठा पावर एम्पावर्ड है, सिख मिसलें जो है पावर में हैं, और 1857 का भारत जहां ब्रिटिश सुप्रीमेसी हो गई। ये 100 साल में आखिर क्या ऐसा हुआ? और जहां इंडिया एक्सपोर्टर था, सामान देता था, वहां अब ये इंपोर्टर हो गया है, सामान मंगा रहा है, बाजार। पूरा ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा, देश की अर्थव्यवस्था चली गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गरीबी आ गई, जहां पे 20 करोड़ रुपए की लागत लगा करके ताजमहल बन रहा है, वो देश रेलवे इंफ्रा के लिए विदेशी कंपनियों की पूंजी पर निर्भर हो गया। तो पहला प्रश्न, हाउ डिड द वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशन बिकम अ कॉलोनी? एक जो सबसे अमीर सभ्यता थी वो उपनिवेश कैसे हुई, और वही उपनिवेश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कैसे बना? ये जो हमारा यात्रा है, ये जो हमारी जर्नी है, ये है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर अगर हम दे लेंगे तो मतलब हम पूरी यूपीएससी पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए यात्रा कैसी है एक हल्का रिव्यू देता हूं, बाकी तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे ही। मेडुअल इंडिया है, मुगल सुप्रीम, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हो रहे हैं, मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं, रीजनल स्टेट बन के आ रही है, बंगाल, अवध, हैदराबाद। यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे हैं 1498 से लेकर के और आगे तक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है, उसने फ्रेंच, पोर्टुगीज, डेनिश इन सबको हरा दिया और पूरे पे अपना खुद का कब्जा कर लिया। फिर ये पॉलिटिकल वैक्यूम था, यहां पर ये पहुंच गई और ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश रूल आने के बाद भाई इंडियंस ने सोचना शुरू किया कि आखिर भाई हम लोग गुलाम क्यों हो गए, उपनिवेश क्यों हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि नीड है सोशल रिफॉर्म की, नीड है नेशनलिज्म की, नीड है फ्रीडम की। तो सोशल रिफॉर्म हुआ, सोशल रिफॉर्म से लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, बढ़ी। फिर नेशन के प्रति भावना आई। आपने सुना होगा कि 1857 का बहुत फेमस एक कोट है,
कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और 1910 के आसपास तिलक जी कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इंडिविजुअल सेंस आ रहा है, यूनिटी नहीं यहां है, लेकिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहां यूनिटी आ रही है। और यही जाकर के 1950 में कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन। और मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भाई वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को क्या बना रहे हैं? सोबरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। इस पूरी यात्रा को हमें इस मॉड्यूल के दौरान समझना है। अब यहां पर हमें यह समझना होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, लिस्ट ऑफ डेट, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, लिस्ट ऑफ एक्ट एंड चार्टर, बैटल कौन जीता कौन हारा, ये मॉडर्न इंडिया नहीं है। सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट बिकम सिटीजन, ट्रेडिशन नेगोशिएशन विथ मॉडर्निटी, एन एम्पायर बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ये यात्रा हमारी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं 1700 और 1950 का भारत। 1700 का भारत क्या है? जीडीपी 25% ऑफ वर्ल्ड, इकोनॉमिक सुपर पावर। मुगल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सल्तनत है, ऑटोमन और सफाविद के बाद। ठीक है। पैसा सबसे ज्यादा है, आर्मी भी सुपर पावर है, मजबूत है, लैंड पे इनसे बड़ा कोई भी अपने सब कॉन्टिनेंट में कोई भी उतना बड़ा शासक नहीं है। एक्सपोर्टर है भारत, भारत के जो विलेज हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। 1950 का भारत इकोनॉमिकली वीक है। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी आ चुकी है। ठीक है। और इंपोर्टर बन चुका है। ये दोनों चीजें आपने समझी। यहां से एक चीज और है। ठीक है। तो ये यात्रा हमें समझनी होगी, क्योंकि इसी के बाद जब आप यूपीएससी में या पीसीएस के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो इसलिए ये लिंक होना बहुत आवश्यक है। इवन जब हम इकोनॉमिकली वीक की बात कर रहे हैं, तो जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री भी देखेंगे तो भी क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। अब ये जो 1750 से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, सोशल हो रहा है, एजुकेशनल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और नेशनल आइडेंटिटी। इन सेगमेंट्स में हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा कैसा हो रहा है ये हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं आज, और कल से हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहला पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एम्पायर, मुगल एंड ब्रिटिश, मुगल एम्पायर से कॉलोनियल स्टेट, ब्रिटिश एम्पायर, और वहां से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक। मतलब हम मोनार्की से, समझिए आप लोग इसे थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, मोनार्की से डेमोक्रेसी, क्या क्या चेंज हुए होंगे? इलेक्शन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ यहां पर नहीं था, यहां पर रहेगा। पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, शासन में लोगों की भागीदारी। शासन में लोगों की भागीदारी।
राइट्स, यहां सारे राइट्स किसके पास हैं? किंग के पास। यहां किसके पास हैं? सिटीजन के पास। ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और यही जो डिमांड होगी दोस्तों, यही डिमांड है इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या कह रहे हैं कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर भी नहीं। किस चीज की बात हो रही है? पार्टिसिपेशन की। काला कानून हटाने की बात हो रही है तो रूल ऑफ लॉ की। इलेक्शन में और सिविल सर्विसेज में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो क्या है? इलेक्शन, पार्टिसिपेशन। तो मोनार्की से डेमोक्रेसी का ये सफर, ये होगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पहलू। ठीक है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। भाई विलेज इकोनॉमी है, विलेज इकोनॉमी से कॉलोनियल इकोनॉमी और फिर नेशनल इकोनॉमी। यहां पर क्या है? सब लोग एक गांव तक ही सीमित हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, आत्मनिर्भर। भाई आप लोग गांव में देखे होंगे, सभी मैक्सिमम लोग गांव से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो उनके पिताजी जुड़े होंगे। गांव में एक जमींदार होता है, ये सेवा ले रहे हैं किससे? नाई से, कुम्हार से, लोहार से। लोहे का अस्त्र बनाने की जरूरत है, लोहार का यूज कर लिए। बर्तन चाहिए, कुम्हार का यूज कर लिए। और इनको इनके बदले इन्होंने दी हुई है जमीन। तो ना नाई को बाहर जाना पड़ रहा है, ना जमींदार को जाना पड़ रहा है, ना कुम्हार को, ना लोहार को, सबका अपना काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ क्या है, नीड बहुत ज्यादा नहीं थी इस समय। 2 वक्त की रोटी, 2 गुना लगान। ठीक है, बस उतने में ही लोग प्रसन्न है। फिर आई कॉलोनियल इकोनॉमी। इन्होंने क्या किया? इन्हें चाहिए था मार्केट। क्यों? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, यहां के सामान जो गुड्स बन रहे थे इन्हें बेचने के लिए चाहिए था मार्केट। तो इन्होंने सोच बदली और हम लोग भी पैंट शर्ट पर आ गए। ठीक। और ये कॉलोनियल इकोनॉमी से हमारे यहां एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट हमारा कम हुआ। एक्सपोर्ट हमारा जो है क्या हुआ? कम हो गया, और इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। फिर आती है हमारी नेशनल इकोनॉमी। आज जीडीपी, जो हम लोग कहते हैं कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, फिर से रिगेन कर रहे हैं 1947 से 2020 में, और 2047 में विकसित भारत बनने का लक्ष्य है। तो ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमें समझना है। ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रेडिशनल एजुकेशन, मदरसा और पाठशाला, जो संस्कृत पाठशालाएं होती थी, यहां से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में आते हैं हम। उर्स डिस्पैच, मैकाले उर्स डिस्पैच योजना, डिग्री वाली पढ़ाई। मैथ, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं, रिलीजियस पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि उनको एजुकेटेड मिडिल क्लास चाहिए था जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके। लेकिन यही एजुकेटेड मिडिल क्लास जब इक्वालिटी, लिबर्टी की बात किया तो उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई कि ये सब अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और इनइक्वालिटी की भाव आते ही नेशनलिज्म की भावना अपने आप जग गई कि हमारा देश, ये जो वी की फीलिंग है ये आ गई। ठीक है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो लोग नेशनल मूवमेंट में, जितने भी लोग योगदान दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग नेशनल मूवमेंट में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में जितने भी लोगों का योगदान है वो कौन है? वो वकील हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ दरभंगा के राजा जैसे कुछ जमींदार भी हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो कौन है? ये आप देखेंगे एडवोकेट्स में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल,
ये सभी लोग कौन है? एडवोकेट हैं। अच्छी खासी पढ़ाई जो है भगत सिंह की थी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे वो, साम्यवाद से जो है और समाजवादी अवधारणाओं से प्रेरित थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे वो। तो जिसके अंदर फिर नॉलेज हुआ, तो नॉलेज के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग अपने आप आ गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, इस ट्रेडिशनल सोसाइटी से में क्या क्या थी, जैसे कास्ट इशू थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। तो सोशल रिफॉर्म शुरू हुआ। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रही है, क्यों? ताकि मुस्लिम समाज का क्या हो सके, सोशल रिफॉर्म हो सके, मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्जन हो रहा है। ट्रेडिशनल सोसाइटी से सोशल रिफॉर्म और रिफॉर्म के बाद मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तब जाकर के संविधान सभा में 15 महिलाएं हैं। ठीक है, संविधान को लिख कौन रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि एक तथाकथित तत्कालीन रूप से अछूत या निम्न समाज में आ रहे थे। क्या अगर यही संविधान 1750 में लिखा जाता, तो आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं को स्थान मिलता? क्या भीमराव अंबेडकर जी को स्थान मिलता? तो आप लोगों से पहला प्रश्न मैंने किया था कि आधुनिक क्या है। दूसरा, 1750 में अगर संविधान लिखा जाता तो कैसा होता? इस पर आप लोग थोड़ा सा सोच विचार करिएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पर उन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, नेशन, डेमोक्रेसी, राइट्स, सेकुलरिज्म, मॉडर्न स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सारी चीजें आ रही हैं उनके दिमाग में। ठीक है, जो कि ये सभी चीजें आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या होती हैं, दिखती हैं। प्रियम्बल में जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रियम्बल में लिखा है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म हो रहा है, टेक्निकल रिफॉर्म हो रहा है। रेलवे आ रहे हैं, टेलीग्राफ आ रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्टल नेटवर्क, स्टीम नेविगेशन, और ये चीजें भी नेशनल मूवमेंट में योगदान दे रही हैं, मोबिलिटी बढ़ा रही हैं। भाई ट्रेन नहीं था तो पंजाब का आदमी अपने में परेशान था, दिल्ली का अपने में, महाराष्ट्र का अपने में। लेकिन जब ट्रेन आ गई और ये सभी आपस में ट्रेवल करने लगे तो इन्हें समझ में आ गया कि हम सबके दर्द जो है वो एक ही हैं। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से ये सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इन सारे रिफॉर्म से, और एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब पंजाबी आदमी पंजाबी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तमिलियन आदमी तमिल के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहा है। तो एक कॉमन लैंग्वेज हुई सबकी, ताकि बातचीत करना लोगों के लिए आसान हुआ। तो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसकी कॉमन लैंग्वेज है और कॉमन आइडियाज हैं। प्रेस हुआ तो न्यूज़पेपर, और देखेंगे आप जितने भी बड़े क्रांतिकारी रहे वो उन लोगों ने कुछ ना कुछ पत्रिकाएं निकाली, जिससे वो अपने आइडिया को स्प्रेड कर सकें, बढ़ा सकें। एसोसिएशंस बने, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, जमींदार एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी जाकर के बनी। यही एसोसिएशंस ने 1885 में कांग्रेस का जन्म दिया, और ये कांग्रेस 1930 तक आते आते अखिल भारतीय राजनैतिक मंच बन गई। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। फिर गांधी जी का आना और नेशनल मूवमेंट, अ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज्ड
स्ट्रगल फॉर स्वराज, और इसका रिजल्ट 1947 में हमारी स्वतंत्रता के साथ मिलता है। ठीक, अब इस दौरान 3 स्टेक होल्डर्स रहे जिनके चीजों को हम पढ़ेंगे। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये युद्ध लड़ रही है, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ये पॉलिसी ला रही है, एजुकेशन पॉलिसी, फेमाइन पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, 1909 में, ठीक है, 1892 में काउंसिल एक्ट, 1861 में काउंसिल एक्ट, 1853 में रेगुलेटिंग एक्ट। इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ गवर्नर जनरल होंगे जिन्हें हम अपने पर्सनालिटीज में पढ़ेंगे। दूसरे हैं इंडियन पीपुल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये पीपुल में कुछ लोग सोशल रिफॉर्मर होंगे, कुछ एजुकेशनल, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डिमांड करेंगे। पॉलिटिकल में गांधी जी हैं, एजुकेशनल में है आपके मदन मोहन मालवीय, इतनी बड़ी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर में आपके राजा राम मोहन रॉय। सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने चीजें हैं। एक है इकोनॉमिकल रिफॉर्म, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने बताया कि भाई भारत का पैसा अंग्रेज लूट रहे हैं। और एक और स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट, नरेंद्र मंडल। राजा लोग अपना बचा रहे हैं कि भाई कहीं हम डिक्लाइन ना हो जाए। तो ये इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, फाइनली जो हमारा प्रोसेस है फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन, बड़ा चेंज है ये। हम प्रजा हैं, यहां पर वेलफेयर मायने रखता है, राजा की इच्छा दया पर निर्भर है। यहां हम सिटीजन हैं, राइट्स हैं, नहीं दोगे तो कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां सिटीजन मतलब राइट बेस अप्रोच, और यहां पर वेलफेयर बेस अप्रोच है। राजा अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार, ये देखिए वेलफेयर बेस अप्रोच और राइट बेस अप्रोच, इसमें जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आप लोगों से कि डीपीएसपी में, डीपीएसपी जो लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा, ये डायरेक्टिव्स होते हैं। डीपीएसपी में कहा गया है कि 6 से 14, कहा गया था पहले कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, फिर इसे फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना दिया गया और इसके लिए एक्ट भी लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्यों लाया गया? क्योंकि अगर डीपीएसपी में लिखा रहता तो वेलफेयर रहता, सरकार का मन करता तो कराती, नहीं मन करता तो नहीं कराती। लेकिन जब एक्ट बन गया तो अब ये सिटीजन का राइट हो गया है। तो इसीलिए सब्जेक्ट से, प्रजा से सिटीजन या नागरिक बनने के लिए राइट बेस, अधिकार आधारित संकल्पना जरूरी है। समझ में आया? अधिकार आधारित संकल्पना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये राइट बेस अप्रोच का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, फिर अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम एक चार्ट में समझते हैं। मेडुअल इंडिया से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ब्रिटिश एक्सपेंशन, कॉलोनियल स्टेट और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुका है। यहां पे इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन भी किया, सोशल रिफॉर्म आया, पॉलिटिकल कंसाइसनेस आई और नेशनलिज्म आया। इस नेशनलिज्म ने फ्रीडम की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए स्ट्रगल हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो चुके हैं। इसके बाद जो पॉलिटिकल हिस्सा है वो पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, बाकी का हिस्सा हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें यह समझ में आया कि आज के इस सेशन से कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम्पायर टू डेमोक्रेसी, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन एंड फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी, टू लॉजिक, टू साइंटिफिक अप्रोच
ठीक। अब आप एक चीज समझिए, एक डेट है हमारी 1757, पॉलिटिकली मोनार्क हैं, इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं, सोशल अभी क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं यहां पर। फिर एक दूसरा समय आता है 57 का, पॉलिटिकली कौन है हम, कॉलोनी हैं, इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं, यहां पर स्ट्रांग हैं, सोशल रिफॉर्म हो रहा है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। 1947 जब पॉलिटिकल हम क्या हैं, डेमोक्रेसी हैं, इकोनॉमिकली हम वीक हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन बने हुए हैं। एक हम आज की 2026 की बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिकली हम अब थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशंस भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और एक हमारा लक्ष्य है विकसित भारत @2047। और यहीं पर प्रियम्बल का जो हमारे सोशल जस्टिस, मतलब सभी इक्वल रहें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपर कास्ट लोअर कास्ट सभी बराबर रहें, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारा तीनों इंश्योर हो, तो वो है विकसित भारत। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम क्यों इन चीजों में पिछड़ गए ये समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ ये समझेंगे, और जब हम अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पा गए तब रियल में 2047 में हम मॉडर्न इंडिया कहलाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि सिलेबस में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में लिखा है टिल प्रेजेंट डेट। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसा, लीगल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, और इन्हीं आयामों में हम पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझेंगे। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया है, दो चीजें, पहली बात कि मॉडर्न का मतलब लॉजिक होता है, तो हम 1757 के बाद के भारत को, या 1757 से 1947 के भारत को, यहां पर लॉजिक है, इक्वलिटी है, लेकिन यहां पर नहीं है, फिर भी हम मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा एक टर्म हमने बताया राइट बेस अप्रोच, क्या है वो देख लीजिएगा। अधिकार आधारित संकल्पना क्या है? ठीक है, और एक प्रश्न और था, कि अगर 1750 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता तो ये कैसा होता। ये तीन चीजें आपका होमवर्क है, आप लोग इसे समझिए, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग अपना जो पहला, जो हमारा सब्जेक्ट का हमने अप्रोच देख लिया, कल हम लोग पूरा एक लेक्चर प्लान देखेंगे कि कितने लेक्चर्स में हम मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करेंगे, कौन कौन से चैप्टर समाप्त करेंगे, हर चैप्टर में क्या क्या चीजें हम आपको, व्हाट द सिविलोहॉलिक प्रोवाइड्स यू, और आपको क्या क्या करना है, इन चारों चीजों पर चर्चा करके कल हम पहला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। और हाँ, जिसे भी सोर्स और बुक्स, अगर कोई बिगनर है उन्हें अगर सोर्स चाहिए तो पहला आप
आवर पास्ट थर्ड, क्लास 8th की एनसीईआरटी है। हमारे अतीत 3, भाग 3, हिंदी मीडियम के लोग। दूसरा, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पार्ट थर्ड, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भाग 3, और स्टैंडर्ड बुक में स्पेक्ट्रम, ये आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए कल हम पहला अपना चैप्टर एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, या यूरोपियों का आगमन को कवर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अब हम लोग कल के सेशन में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।